सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, और आपको भी जाहिर सी बात है होगा, एक ये बड़ा कंसर्न है। कहा गया कि साहब वैली तो अपेक्षाकृत शांत है, चीज़ें कंट्रोल में हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पर नहीं दिख रहा है बाय एंड लार्ज। पर ये जो पुंछ राजौरी वाला इलाका है, यहाँ नए सिरे से टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, नया पैटर्न नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय उनके, जिनको हम लोग OGW बोलते हैं, ऑन ग्राउंड वाले सपोर्ट के लोग, उनके सपोर्ट से किलिंग कर रहे हैं। ये तक सूचना आई कि वो माथे पे गोप्रो बांध के वीडियोस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसको पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी वजह से एक नया सिक्योरिटी थ्रेट पोज हो रहा है। आपकी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। डांगरी की घटना हो या पिछले दिनों हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान शहीद हो गए, ये सच है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का या हम सबका भी विशेष ध्यान वैली पर ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ की स्थिति वास्तव में चिंताजनक थी। एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ यहाँ की सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने में हमें सफलता मिली। हमारा जो एडवर्सरी है जम्मू रीजन में, मोटे तौर पर पहले घटनाएं हुई थी, पिछले कुछ वर्षों से जम्मू रीजन शांत था जी। उसको लगा कि कश्मीर वैली पर ज़्यादा ध्यान है तो थोड़ा नया हॉट स्पॉट बनाया जाए, और वो पीर पंजाल का वो इलाका, खासतौर से राजौरी पुंछ, वहाँ उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई, योजनाबद्ध ढंग से बढ़ाई। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CAPF की भी वहाँ तैनाती की गई है, और जो स्ट्रेटजी वैली के लिए थी वो 360 डिग्री अप्रोच वाली योजना वहाँ के लिए भी बन गई है। अभी हाल में कुछ सफलताएं भी मिली हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक नया खतरा बन रहा था, उस खतरे को भी नियंत्रित पूरी तरह कर लिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती टारगेटेड किलिंग की भी आ रही है। पूरन कृष्ण भट्ट से ये सिलसिला नए सिरे से शुरू होता है। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट, उनको आतंकवादी गोली मारते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम का संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है। लोगों ने कहा कि ISI ने एक नया ये अम्ब्रेला क्रिएट कर दिया है, पुराने प्लेयर्स को किनारे करके। उसके बाद गैर स्थानीय मजदूर हैं, उनकी आतंकवादी हत्या करते हैं, वो कन्नौज के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद से एक सिलसिला है ऑन एंड ऑफ। अब आप लोग इस थ्रेट को किस तरीके से देख रहे हैं और इसको कैसे हम काउंटर करेंगे? ये सच है कि टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, लेकिन एक दूसरा सच भी है जी। जो तंजीमें हैं उनके आला कमांडर अब कोई जिंदा नहीं बचे, लगभग उनका सफाया हो गया है। उसके बाद अब ये दिखाना दुनिया को कि नहीं अभी हमारी उपस्थिति है, उसके लिए सॉफ्ट टारगेट तय करना और निरीह लोगों को, निरपराध लोगों को निशाना बनाना, ये बड़ा ही, मैं कहूँ कि एक कुकृत्य है। कुछ घटनाएं हुई हैं, ये सच है, और उस पर कैसे काबू पाया जाए इसकी योजना भी बनी है। सामान्य रूप से होता क्या था कि कोई घटना हुई, आतंकवादी ने किसी की जान ली जी, तो किसने गोली चलाई, किसने मारा, प्राथमिक रूप से यही होता था कि उसे जल्दी पकड़ो, उसका इनकाउंटर करो। अब एक बदलाव आया है, अब एक केस का गहन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी। और केवल गोली चलाने वाले को नहीं बल्कि पूरे आतंकवाद के इकोसिस्टम पर कैसे प्रहार किया जाए, किसने टारगेट फिक्स किया, हथियार किसने दिया, पहचान किसने कराई, लॉजिस्टिक्स किसने प्रदान किए, एक केस की, महत्वपूर्ण केसों की बारीकी से जांच, टेक्नोलॉजी का भी उसमें उपयोग किया जा रहा है। और वो लोग जो इस इकोसिस्टम को बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी इंटेलिजेंसीज हो या भारत सरकार की NIA हो, उसने भी अपने ढंग से यहाँ काफ़ी काम किया है। हमारी SIA, SIU ये भी काम कर रही है।
और इन घटनाओं की समीक्षा भी हम करते हैं, एक एक घटना के विवरण में जाते हैं, और भारत के गृह मंत्री जी भी विशेष रुचि लेकर के सिक्योरिटी ग्रिड कैसे मजबूत हो खुद भी चिंता करते हैं। कोई सर उदाहरण देके बता सकते हैं ये टेरर फंडिंग और ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको कैसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये तो हम लोग को भी दिख रहा है एनआईए की यहाँ पर सक्रियता बढ़ रही है, ईडी की बढ़ रही है। देखिए, 2-3 प्रकार की यहाँ कोशिश, एक तो नार्को टेरर है, दूसरा पहले यहाँ एमबीबीएस के लिए लोग पाकिस्तान में पढ़ाई करने जाते थे, वो सीटें हुर्रियत के लोग तय करते थे, एडमिशन वहाँ मिलता था, पैसा यहाँ लिया जाता था, बाकी भी माध्यमों से पैसा आता था। तो एक एक घटना का विस्तार पूर्वक जांच करना, तह तक पहुंचना, और जिन लोगों ने रेडिकलाइजेशन में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई उनके सूत्रधार कौन थे, कौन कौन सहायक थे, ये जांच की जद में वहां तक लोग आ रहे हैं जी। और मैं जानता हूं कि ये काम कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस काम को करने की पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बलों के बीच तालमेल बेहतर है जी। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीएपीएफ के लोग और देश की जो इंटेलिजेंसियाज हैं वो भी रेगुलर यहाँ करके इन सब बातों पर चर्चा करती हैं। यूनिफाइड कमांड की बैठक मैं भी हर 2 महीने में एक बार करके सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करता रहता हूँ। गृह मंत्री जी भी समय समय पर समीक्षा करते हैं, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है इसकी कोशिश होती है, और परिणाम हम देख रहे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, आंकड़े आपके पास भी हुए, मेरे पास भी हैं, किस इन्फिल्ट्रेशन में कितनी कमी आई, किलिंग, इनोसेंट किलिंग्स में कितनी कमी आई, सुरक्षा बलों। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जी। किसी भी स्थान या किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में स्थिति कैसी है, इसका आकलन किन आधारों पर किया जा सकता। मैं जो 4 साल का बदलाव देखता हूं, तो मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बताता हूं। पहली बात, जो इलाका स्ट्रीट वायलेंस के लिए पूरे देश में जाना जाता था, अब उस इलाके से स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैं कहूं कि मुझसे अगर आप पूछेंगे कि 4 साल की बड़ी उपलब्धि, तो मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि। एक समय था जब अलगाववादी और आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान के इशारे पर 150 से ज्यादा बंद कॉल के दिन होते थे। स्कूल ठप, कॉलेज ठप, यूनिवर्सिटी ठप, ट्रैफिक ठप, बिजनेस ठप, ट्रेड ठप। अब इस तरह की कॉल का कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं है। वर्ष भर स्कूल चल रहे हैं। जो एकेडमिक कैलेंडर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, पूरी तरह से लागू है। ट्रेड और बिजनेस भी चल रहा है। 1,88,00,000 लोग पिछले साल पर्यटक यहाँ आए। अब उन पर्यटकों के कारण, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, रेहड़ी लगाने वाला हो, छोटे होटल वाला हो या रेस्टोरेंट वाला, सबकी इकोनॉमी में बदलाव आया है। आप अगर पूछेंगे तो सबके चेहरों पर खुशी दिखाई पड़ेगी आपको। और एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जो पैदा करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस समय भी लोगों की इकोनॉमी चलती थी, व्यापार चलता था। उनका जो पाकिस्तान से मिलते थे, आईएसआई से संपर्क रखते थे या इन अलगाववादी ताकतों से, आतंकवादियों से संपर्क रखते थे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लाभ 4 वर्षों में कॉमन मैन और गरीब आदमी को पहुंचा है। वो सुख चैन से जी रहा है और अब यहाँ का नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। किसी के डिक्टेट को पालन करने की स्थिति नहीं है। चौथी बात, अंधेरा हुआ नहीं कि घर जाइए, पहले ही लोग घर पहुंचते थे। अब आप श्रीनगर हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि 10 बजे रात को भी जाके जरा रेस्टोरेंट में खाना खाइए। झेलम के किनारे रात को जाइए और देखिए कि आइसक्रीम खाते हुए, गिटार बजाते हुए कितने बच्चे आपको दिखते हैं। पोलो व्यू मार्केट में 9 बजे रात को जाइए, कुछ भी छोटा सामान ही खरीदिए,
मुझे लगता है स्थिति आपको तब समझ में आएगी। जी बिल्कुल। ये सामान्य स्थिति होने का मैं इसे ज़्यादा परिचायक मानता हूं जब आम आदमी में विश्वास पैदा होता है।